हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्रिलियंट लॉन्चिंग में। आज हम लोग डील करेंगे क्लास 12 का सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करेंगे आज अपन। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ देख लेते हैं अपन कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक डील कर चुका है। देखो, हम लोगों ने वैसे तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड से। एमरफोस सॉलिड पढ़ा था हम लोगों ने, दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा था। आइसोट्रोपिक बिहेवियर के बारे में देखा था, एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर के बारे में देख चुके हैं हम लोगों ने। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एमॉर्फस को सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं करके। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन को, जिसमें मॉलिक्यूलर, मेटालिक, आयोनिक और कोवेलेंट चार टाइप को हम लोगों ने डील किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा यूनिट सेल के बारे में। हम लोगों ने ये देखा था कि यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, डायग्राम देखा था हम लोगों ने यूनिट सेल का। इसके बाद हम लोगों ने देखा था यूनिट सेल कितने टाइप का होता है, सेंटर्ड और प्रिमिटिव। सेंटर दो टाइप का देखा था, बॉडी और फेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव को सिंपल था, बॉडी सेंटर्ड सिंपल प्लस एक बॉडी, फेस सेंटर्ड सिंपल प्लस 6 फेसेस। इसके अलावा फिर हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में देखा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के बारे में हम लोगों ने जाना था, आयोनिक रेडियस के बारे में हम लोगों ने यहीं पर डिस्कस किया था, याद होगा तो आपको। फिर हम लोगों ने बेसिक डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था, मास अपॉन वॉल्यूम करके। यूनिट देखा था केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम लोगों ने पर्टिकुलरली यूनिट सेल के लिए डेंसिटी मेजरमेंट सीखा था, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, आपको याद होगा तो डी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, जहाँ पर डी आपकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है एम, ए क्यूब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर ए की वैल्यू एच है, एच के बराबर होती है। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डील किए थे इससे रिलेटेड, है ना। ये आपको होमवर्क मिला था, जिसका आंसर यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिया था। हालांकि मैंने आपको उस वीडियो में आपको बोला था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को मुझे इसके आंसर दो करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि कब आप लोग कुछ इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ाई वढ़ाई में। खैर देखो, मैंने आपको पहले भी समझा चुका, पढ़ाई करोगे तो आपका फायदा है, हमारा काम है आपको पढ़ाई कराना, हम करा रहे हैं अपनी तरफ से, हम अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, बाकी अब आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने फोर्थ लेक्चर में डील किया था अपने वॉइड के बारे में। वॉइड क्या होता है ये देखा था, कितने टाइप का होता है ये भी हम लोगों ने देखा था, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। इसके ऊपर हम लोगों ने पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन से लेकर आगे सारा कुछ डील किया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है। फिर हम लोगों ने इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखा था कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है तो दिखता है, और कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है तो दिखता है। यहाँ पर दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से लिया है, हालांकि इससे पहले वाला जो डायग्राम था ये भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने फिर कुछ क्वेश्चंस डील किए थे उससे रिलेटेड। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस हैं। फिर आगे अपना कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर अपना फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, जहाँ पर हम लोगों ने रेडियस रेशियो के बारे में देखा था। मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया था कि रेडियस रेशियो क्या है करके, कैसा दिखता है, क्या होता है करके। यहाँ तक कि मैंने आपको रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच का रिलेशनशिप भी समझाया था, जो कि उसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को भी याद करना है आपको। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये डायग्राम था, मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। फिर हम लोगों ने लास्ट एक्सप्लेनेशन देखा था, स्मॉल आर अपन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू कुछ वैल्यू निकली थी, मैंने आपको उसको सॉल्व करने बोला था। ये पिछले ही वीडियो की बात है, मैंने आपको उसको सॉल्व करने बोला था और कौन सी वैल्यू आ रही है वो बताने बोला था आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एज यूजुअल। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने डील किया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग आज अब डील करने वाले हैं उससे आगे का टॉपिक, लेकिन उसके आगे के टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने जितना टॉपिक अभी तक पढ़ा है उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस को डील कर लें। तो मैंने यहाँ पर कुछ छाट छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, जो हो सकता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जो मुझे लगा मैंने ये निकाल दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, जो जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो चलो उसको डील करते हैं अपन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बताया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगेन ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं, तो इससे आपको समझ जाना है कि फॉर्मूला वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछा है, जहां पर एक एलिमेंट Y है जो कि सीसीपी लैटिस पे बना रहा है, और जहां पर एक आइटम X है जो कि उसमें प्रेजेंट टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 को ऑक्यूपाई कर रहा है। हम लोगों ने इस टाइप का एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। मैं फिर से यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल बना ले रहा हूँ। ठीक है, इस यूनिट सेल पे सीसीपी लैटिस यानी इसके कॉर्नर पे
तो इसके कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है, कौन सा एटम प्रेजेंट है इसके कॉर्नर पे? वैसे तो कितने एटम प्रेजेंट है पहले ये देख लो। यहाँ पर टोटल आप काउंट करोगे तो 8 कॉर्नर्स है, हर एक का कॉम्पोजिशन 1/8 होता है, तो टोटल ओवरऑल एटम निकला 1। यानी कॉर्नर पे कौन सा एटम प्रेजेंट है? वाई, क्योंकि वाई फॉर्म सीसीपी लैटिस बोला है। यानी टोटल इस कंपाउंड में कितने एटम वाई के प्रेजेंट है? 1 एटम प्रेजेंट है। अच्छा, लेट अस सपोज इस पे टोटल कितने एटम प्रेजेंट है? n प्रेजेंट है। कितने एटम प्रेजेंट है? लेट अस सपोज इस टोटल यूनिट सेल में n एटम प्रेजेंट है। तो अगर एक यूनिट सेल में n एटम प्रेजेंट है तो उस पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने प्रेजेंट होंगे? मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि एक यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है। यानी कि इस पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होंगे? जितने भी इस पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके डबल, यानी 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इस पे प्रेजेंट होंगे। अब जितने इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है दैट इज 2n, उसका 1/3 यानी 2n का 1/3, जो कितना निकला आपका? 2/3। ये 2/3 एटम किस चीज के हैं? x के। यहाँ पर लिखा है ना कि x ऑक्यूपाइज एटम ऑफ x ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 2n। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है ऑलरेडी अपने को पता है, तो 2 यानी डबल उसका निकलेगा तो 2n। तो उसका 1/3, तो 2 का 1/3 कितना हुआ? 2/3। तो 2/3 यानी 2/3 एटम प्रेजेंट है x के। आया समझ में आपको? 2/3 एटम प्रेजेंट है x के। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो x के कितने एटम प्रेजेंट हुए? 2/3। y के कितने एटम प्रेजेंट हुए? 1। तो फिर इसका टोटल फॉर्मूला क्या बनेगा अपने को? x प्रेजेंट है 2/3, y प्रेजेंट है 1। तो यहाँ पर आप रेशियो निकालोगे तो x टू y 3। तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? x टू y 3। क्लियर हुआ आपको ये? और अगर आप इसको यहां पर भी छोड़ देते हो, अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को यहां पर छोड़ देते हो x 2/3 y 1 करके, तो ये हो सकता है कि इस पॉइंट पे आपके आंसर का नंबर ना मिले आपको। स्टेप मार्किंग तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपके आंसर का नंबर इस पे ना मिले, हो सकता है ऐसा हो जाए। ठीक है, उसका रीजन ये है कि फॉर्मूले में कभी भी हम लोग फ्रैक्शन को नहीं रखते। ठीक है, तो ओवरऑल उसका रेशियो निकाल के हम लोगों ने यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला वही है, बस रेशियो को हटा दिया हम लोगों ने यहाँ पर। तो x टू y3 आपका एक्चुअल में उस कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया? तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम मैंने वही फॉर्मूले वाले कंपाउंड का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मुझे बार बार ये सेम टाइप के फॉर्मूले वाले कंपाउंड के फॉर्मूले निकालने वाले क्वेश्चन आप काफ़ी सारे मिले, तो मैंने उसको डाल दिया। ठीक है, कंपाउंड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। तो एक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा जहां पर y एटम ऑक्यूपाई कर रहा है सीसीपी लैटिस को और x ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। देखो ध्यान देना, यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बोला है ना, टेट्राहाइड्रल नहीं बोला है। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड जितना प्रेजेंट है उसका 2/3 को x एटम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो y एटम सीसीपी लैटिस पे है और x एटम 2/3 ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो फिर से एक यूनिट सेल बना लेते हैं अपन। तो ये यूनिट सेल हो गया ये। ठीक है, फिर से सिमिलरली इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे ऑक्यूपाई कर रहा है कौन सा आइटम? वाई आइटम। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। एक का कंपोजिशन 1/8, 8 इंटू 1/8 टोटल कितना निकला? 1। यानी वाई कितना आइटम प्रेजेंट है? 1 आइटम प्रेजेंट है। नाउ अगर इस यूनिट सेल में n आइटम है तो इस पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने क्रिएट होते हैं? 2n। लेकिन इस पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने क्रिएट होंगे? n। यानी जितने नंबर ऑफ आइटम्स रहते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होता है। क्लियर हुआ आपको? तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 क्रिएट हो रहा है तो उसका 2/3 यानी 2/3 ओनली। तो 2/3 कौन सा आइटम ऑक्यूपाई करेगा? x आइटम ऑक्यूपाई करेगा। तो x का पोजीशन कितना निकला? 2/3 निकला। तो x कितना निकला? 2/3। y कितना निकला? 1 निकला y। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 2/3:1 निकला। सॉल्व करो तो रेशियो क्या आया? 2:3। तो कंपेयर करो तो x टू y3। तो ये उस फॉर्मूले इस कंपाउंड का फॉर्मूला बना। क्लियर हुआ? यहाँ पर एक चीज चेंजेस है, वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बोला था तो डबल नंबर लिए थे, 2n को लेकर सॉल्व किए थे। लेकिन यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है उतना ही प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया गया था। वहां पर कितने से मल्टीप्लाई किए थे? 2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
एन एलिमेंट विथ डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वो एक क्यूबिक सेल बना रहा है जिसका एज लेंथ है 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। चलो ये तो अच्छी बात है यार, आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही सेंटीमीटर में यूनिट्स दे दिए हैं। नहीं तो जनरली हम लोगों ने देखा था हर बार अपने को जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो पिकोमीटर में देता था, अपने को उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता था बाद में फिर, है ना, तो वो दिक्कत होता था। तो यहाँ पर एच लेंथ दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अगर उसका एटॉमिक मास, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास 81 ग्राम पर मोल है तो, ठीक है, अगर उसका एटॉमिक मास 81 ग्राम पर मोल है तो उसका नेचर क्या होगा। नो व्हाट डू यू मीन बाय नेचर, तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो नेचर क्या होता है, नेचर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं कि उसको नेचर बोलते हैं। देखो एक यूनिट सेल के टोटल 3 टाइप के नेचर्स होते हैं, यानी टोटल 3 टाइप का यूनिट सेल हो सकता है। क्या क्या, एक सिंपल क्यूबिक सेल, एक बॉडी सेंटर्ड सेल और एक फेस सेंटर्ड सेल, यही उसका नेचर होता है। कैसे पता चलता है कि कोई यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है, कैसे पता चलता है कि कोई बॉडी सेंटर्ड है, या कैसे पता चलता है कि कोई फेस सेंटर्ड है। अगर उसमें टोटल 1 एटम प्रेजेंट है तो वो सिंपल क्यूबिक हुआ, अगर उसमें टोटल 2 एटम प्रेजेंट है तो वो बॉडी सेंटर्ड हुआ, अगर उसमें टोटल 4 एटम प्रेजेंट है तो वो फेस सेंटर्ड हुआ। समझ में आया आपको। तो इस प्रकार पता चलता है कि वो दिया गया यूनिट सेल का नेचर क्या है। नेचर का मतलब समझ में आया आपको कि वो सिंपल क्यूबिक है, कि वो बॉडी सेंटर्ड है, कि वो फेस सेंटर्ड है, ये पता लगाना उसका नेचर कहलाता है। क्लियर हो गया। तो अगर उसमें 1 एटम प्रेजेंट है तो सिंपल क्यूबिक हुआ, अगर उसमें 2 एटम प्रेजेंट है तो वो बॉडी सेंटर्ड हुआ, अगर उसमें 4 एटम प्रेजेंट है तो वो फेस सेंटर्ड हुआ। यानी अगर आपको किसी भी यूनिट सेल का नेचर के बारे में पता लगाना है तो आप सिंपली उसके z की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। अगर उसके z की वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब वो सिंपल क्यूबिक है, अगर उसके z की वैल्यू 2 आई तो वो बॉडी सेंटर्ड है, और अगर उसके z की वैल्यू 4 आई तो इसका मतलब वो फेस सेंटर्ड है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। तो आप इजिली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि उस भी जो भी यूनिट सेल दिया हुआ है उसका नेचर क्या है। तो आगे बढ़े अपन इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेचर पूछा है, यानी कुल मिला आपको यहाँ पर z की वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है, क्वेश्चन लिखने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन आप स्टार्ट करने से पहले आप गिवन जरूर लिख लिया करो कि उस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिए वो एक्सट्रैक्ट करके आप इसमें लिखो। क्वेश्चन बनता है नहीं बनता वो अलग मैटर है, लेकिन एटलीस्ट पहले आप गिवन तो लिखो यार। गिवन लिखोगे तो आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। जैसे कि देखो एन एलिमेंट विद डेंसिटी इतना 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी दी हुई है। तो एक गिवन तो मेरे को यहाँ पर से मिल गया कि डेंसिटी यानी स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म्स अ क्यूबिक सेल विथ एज लेंथ दिया हुआ है, देखो एज लेंथ ऑफ 3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यानी मेरे को यहाँ पर दूसरा गिवन मिल गया एज लेंथ का, ठीक है। तो एज लेंथ यानी ए, एज लेंथ को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना मिला 3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मिल गया मेरे को। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, यानी z की वैल्यू मेरे से पूछा है तो ये z की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। अगर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है 81 ग्राम पर मोल, यानी कि एटॉमिक मास यानी मास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, याद होगा तो ये दिया हुआ है 81 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को दी हुई है। तो अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, आपको याद होगा तो क्या, d इज इक्वल्स टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। आया आपको याद ये फॉर्मूला, इसीलिए मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिवाइज कराया कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर अभी तक क्या पढ़ा हुआ है करके। समझ में आया, मैंने आपको रिवीजन क्यों कराया था, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। where d is density, z is number of atom, m is mass, a cube is the volume of cube where a stands for h length and n is the Avogadro number, whose value is equals to 6.022 into 10 to the power 23। अब ये सारी वैल्यूज को मैं इसमें सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप कर दूँ, उस पर पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि मुझे बार बार पलट के देखना ना पड़े। d is equals to z into m upon a cube into n a। यहाँ से मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहले यहाँ से फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला बना रहा हूँ z के लिए, तो z इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू इधर ट्रांसपोज हो जाएगी, d ऑलरेडी दिया हुआ है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा a क्यूब इंटू एन ए होल डिवाइडेड बाय m।
आया समझ में? अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, तो z इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, डेंसिटी हुई थी 10 इंटू ए क्यूब कितना दिया था, तो ए क्यूब तो नहीं दिया था सर, ए दिया था ना, लेकिन तो ए का क्यूब कर लेते हैं ना वहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी दी हुई थी 3 इंटू टेन टू द पावर -8, तो इसका क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू टेन टू द पावर 23 होल डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू कितनी दी हुई थी 81। ठीक है, तो अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो z इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 का क्यूब कितना हुआ 27 इंटू टेन टू द पावर 8, तो 8 का 8 इंटू 3 कितना हुआ 24, तो 10 टू द पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये पहले तो पावर को कट करते 10 टू द पावर -1 बचा, होल डिवाइडेड बाय क्या है 81 है। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाना, ध्यान क्या लगाना है आपको, मैं पहले इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 9 से डिवाइड होगा, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा, अब ये डिवाइड होगा क्या कोई सा, तो देखो ये वाला नंबर डिवाइड हो सकता है, तो ये 3 1 जा 3 2 जा 2.007 आएगा वैसे तो देखो ये इतना छोटा नंबर आ रहा है, तो मैं इसको नेगलेक्ट करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा जरूर लेकिन मैं इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करूंगा ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ओवरऑल वैल्यू क्या बची है, z इज इक्वल्स टू 10 इंटू ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये बचा 2 इंटू 10 टू द पावर -1 बस, तो 10 टू जा 20 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 10 टू द पावर -1 और 20 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 2 आएगा, तो z की वैल्यू कितनी मिली मुझे 2। तो एक बात बताओ z इक्वल्स टू 2 किसके लिए था, तो z इक्वल्स टू 2 था सर बॉडी सेंटर्ड के लिए। ठीक है, कौन से के लिए था ये, बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड। ठीक है, तो यानी कुल मिला के ये जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में जो व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल पूछा है, तो आपको समझ में आया क्या आएगा उसका नेचर, उसका नेचर आएगा बॉडी सेंटर्ड, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ है बीसीसी। नेचर बोल दिया जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, इसको चाहता तो सिंपल पूछ सकता था व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, चाहता तो सिंपल स्ट्रक्चर पूछ सकता था, लेकिन वो जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए नेचर दिया है। वो ये जानना चाहता है कि कितने लोग रट्टा मार के बैठे हुए एग्जाम दिलाने और कितने लोग एक्चुअल में पढ़ाई करके आए हैं। ठीक है, रट्टा मारेगा जो बंदा उसको सिर्फ यही याद होगा कि भैया इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो समझ के पढ़ेगा ना उसको पता होगा कि भाई नेचर क्या होता है क्यूबिक यूनिट सेल का। नेचर हम लोगों ने तीन टाइप का पढ़ा है, सिंपल, बॉडी और फेस, तो ये आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या निकला, बॉडी सेंटर निकला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक मोलर मास दिया हुआ है, एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास है 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का मोलर मास कितना दिया हुआ है 27 ग्राम पर मोल, और वो एक क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है जिसका एज लेंथ दिया हुआ है 4.05 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। चलो ये भी अच्छी बात है यार, यहाँ भी ऑलरेडी सेंटीमीटर में दे दिया है। इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर उसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो व्हाट इज द नेचर, देखो अगेन फिर वही सेम क्वेश्चन है यार, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, पूरा जैसे पहले था ना, सिर्फ न्यूमेरिकल की वैल्यू को चेंज कर दिया है और एग्जैक्टली वही पूछा है कि व्हाट इज द नेचर, तो फिर आपको वही z की वैल्यू निकालनी है कि z की वैल्यू कितनी आ रही है। नेचर जब भी पूछे तो आपको z की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताता हूँ, z को नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, लेकिन मेरी आदत पड़ चुकी है कि z लिख के बीच में मैं एक लाइन खींच देता हूँ, तो इसलिए अब मेरे से तो ऐसे ही बनता है z, आपको कंपलसरी नहीं ऐसे बनाना, आप सिंपल z जैसे ऐसे बनाते हैं तो ऐसा आप बना सकते हो। ठीक है, ये कोई स्टाइल नहीं है, बस आदत पड़ चुका है तो वैसे ही है। ठीक है, तो अपने को नेचर फाइंड आउट करना है, तो z का नेचर क्या होगा करके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़ते साथ सबसे पहले आप लिखो गिवन, तो गिवन क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है मोलर मास, तो गिवन में दिया है मोलर मास, मोलर मास यानी क्या हो गया कैपिटल एम हो गया, तो मोलर मास बगल में ब्रैकेट में कैपिटल एम इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोल पावर -1। Now it forms a cubic unit cell with edge length, edge length भी दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है यार, edge length, edge length को किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं, edge length दिया हुआ है 4.05 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा पंचायती वाला है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर गिवन तो लिया है, हालांकि छोड़ फिर भी a क्यूब निकाल लेता हूँ, a क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ यानी वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, दैट इज a क्यूब, क्या निकलेगा, ये निकलेगा 4.05 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब। यहाँ पर अगर आप 4.05 का होल क्यूब करोगे तो आपको क्या आएगा, 4.05 का अगर होल क्यूब आप करते हो तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4.05 इंटू 4.05
इंटू 4.05, अगर आप इसको करते हो, इसका क्यूब निकालते हो तो इसकी क्यूब की वैल्यू आएगी 66.43, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, पावर का क्यूब कैसे निकलता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 8 3 जा 24 तो -24, ठीक है। और कुछ दिया है, हाँ डेंसिटी दिया हुआ है गिवन में, तो डेंसिटी भी लिख लेते हैं अपन कि डेंसिटी ब्रैकेट में स्मॉल डी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये होगा डेंसिटी। है आपको समझ में डेंसिटी क्या क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। तो एक एलिमेंट है जिसमें मोलर मास दिया हुआ है 27 ग्राम पर मोल, जिसकी एज लेंथ की वैल्यू ए यानी 4.05 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर दी हुई थी। तो मैंने यहाँ से ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट कर लिया ताकि मुझे बाद में आसानी जाए। 4.05 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब दैट इज 66.43 इंटू 10⁻24। यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा एवोगैड्रो नंबर यूज होने वाला है अपने को फॉर्मूला, क्योंकि ऑलरेडी पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। अब निकालना क्या है यहाँ पर, एज यूजुअल नेचर निकालना है, यानी जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पता है आपको, तो वेरी गुड, फॉर्मूला पता है अपने को, डी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं z का फॉर्मूला बना लेता हूँ। तो z इज इक्वल्स टू डी ऑलरेडी उधर दिया हुआ है, नीचे वाला उधर जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे ना अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू एन ए होल अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। तो यहाँ से z की वैल्यू निकली, z इज इक्वल्स टू डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन एन, ठीक। तो d की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो d की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी 2.7, तो d की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2.7 इंटू ए क्यूब की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी निकली थी, ए क्यूब की वैल्यू कितनी निकली थी 66.43 इंटू 10⁻⁻24, तो वैल्यू है 66.43 इंटू 10⁻⁻24। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होल अपॉन मास की वैल्यू क्या दी हुई थी, मास की वैल्यू दी हुई थी शायद तक 27, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ना, मास की वैल्यू, हाँ मास की वैल्यू 27 दी हुई है, तो ये मास की वैल्यू होगी 27। तो अपन इसको अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो z इज इक्वल्स टू, चलो देखो बेसिक अगर सॉल्व करोगे तो ध्यान दो ये 1 जा जाएगा, तो ये 10 से जा सकता है, पावर पावर कट गया, 10⁻⁻1 हुआ, ठीक है। तो 10⁻⁻1 हुआ, तो इसको और ऊपर जाएगा, ये नीचे 10⁻+1 है, ऊपर जाके 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब 6.022 इंटू 66.43 करना है, इंटू 10⁻⁻2 करना है, तो यहाँ पर बचा है मेरे को 66.43 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻2। तो पहले मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर 10⁻⁻2 को मल्टीप्लाई करूँगा उसके साथ, ठीक है। तो पहले ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को आंसर कितना आएगा, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आंसर आएगा 400 के आसपास, ठीक है, मैं एवरेज ले रहा हूँ। तो इंटू 10⁻⁻2। अच्छा वैसे आपको ये पता है कि 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है या 10⁻⁻2 का मतलब क्या होता है, देखो 10⁻⁻1 का मतलब होता है 1/10, 10⁻⁻2 का मतलब होता है 1/10 स्क्वायर, वैसे ही 10⁻3 का मतलब होता है 1/10 का क्यूब, 10⁻4 का मतलब होगा 1/10 का पावर 4। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 1/10 का मतलब हुआ 0.1, 1/10 स्क्वायर यानी 1/100 हो गया ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.01। इसका मतलब होता है 1/10 का क्यूब क्या होगा 1 और 3 बार 0, देखो यहाँ पे 10⁻1 था तो 1 बार 0, 2 था तो 2 बार 0 आ गया, 3 था तो 3 बार 0 आ जाएगा, तो वैसे 0.0001। ये 1/10 का पावर 4 है तो 4 बार 0, 1 2 3 4, इसको सॉल्व करोगे तो 0.00001, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो वैसे ही 10⁻⁻2 का मतलब क्या हो 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 400 इंटू 1/100, ये 100 1 जा 104 होगा, तो z की वैल्यू कितनी मिली अपने को 4। अरे z की वैल्यू 4 क्या आएगा बताओ जल्दी, नेचर, z की वैल्यू अगर 4 आई तो नेचर क्या होगा उसका, तो उसका नेचर होगा फेस सेंटर्ड, उसका नेचर क्या होगा फेस सेंटर्ड, यानी कौन सा स्ट्रक्चर हुआ FCC स्ट्रक्चर। तो क्लियर हुआ। तो कुल मिला के अपने ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में व्हाट इज द नेचर ऑफ द यूनिट सेल पूछा है, तो इसमें यूनिट सेल का नेचर क्या निकला अपना FCC नेचर निकला, यानी फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर उसका फॉर्म होगा। क्लियर हुआ आपको, ये फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होगा और कौन सा नेचर फॉर्म होगा उसका FCC स्ट्रक्चर बनेगा और फेस सेंटर्ड उसका नेचर हुआ। क्लियर हुआ आपको, ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है।
लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, अगर हम लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, नया नया नोटिफिकेशन आएगा तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा। हमारे कोचिंग का नाम ब्रिलियंट्स लॉन्चर है। आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इवन अपन ट्विटर में भी हैं, सॉरी अपन टेलीग्राम में भी हैं, अपन टेलीग्राम में भी हैं। आप चाहें तो अपना टेलीग्राम नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं सेम ब्रिलियंट्स लॉन्चर के नाम से, और इसी टेलीग्राम में आपको आपके इस पूरे सेशन का पूरे का PDF मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन हमारी वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर www.brilliantslauncher.in करके, इस वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप हमारी सेशन के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्दर कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर दिया गया नंबर है, मोबाइल नंबर, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो चलो अपन नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। नियोबियम एक एलिमेंट है, नियोबियम एलिमेंट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी BCC स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अपने को कैलकुलेट करना है कि उसका एटॉमिक रेडियस क्या है, किसका, नियोबियम का। ठीक है, जहां पर अपने को एटॉमिक मास की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अपने को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है। वैसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो आपका है वो अपन एक टॉपिक जो नहीं पढ़े उससे रिलेटेड हो गया है शायद तक ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, आप पैनिक मत होना, आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रॉब्लम मत फेस करना, मैं आपको इसको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको और कुछ भी बता दूं। देखो, मैं आपको एक चीज़ तो ये बता दूं, सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर जो नियोबियम एलिमेंट दिया हुआ है, ये नियोबियम एलिमेंट बॉडी सेंटर्ड बना रहा है। तो बॉडी सेंटर्ड बनाने के लिए पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो बॉडी सेंटर्ड बना रहा है क्योंकि बिकॉज BCC है स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब उसकी Z की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इसके अलावा यहाँ पर उसकी डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी यानी स्मॉल d, डेंसिटी की वैल्यू हो गई 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा इसका एटॉमिक रेडियस यानी आर की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सर आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, इसके लिए पैनिक मत हो, मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ है, यानी मास की वैल्यू दी हुई है 93। तो यहाँ पर जो नहीं दिया है वो है Na और क्या नहीं दिया, A नहीं दिया है। Na की वैल्यू तो अपने को पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर वैल्यू जो नहीं दी हुई है वो A की वैल्यू है। तो अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन से A की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से A की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन A की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, फॉर्मूला सूट होगा D = Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। ठीक है, ये अपन फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। यहाँ पर Na की वैल्यू पता है आप लोगों को 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो चलो अब इसको आगे बढ़ाऊँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, D = Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना A, लेकिन यहाँ तो A क्यूब निकलेगा, तो पहले कोई बात नहीं, पहले A क्यूब ही निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर ट्रांसपोज करके बनाऊँ तो फॉर्मूला बनेगा A क्यूब = Z इंटू M अपॉन, देखो A क्यूब निकालना है तो A क्यूब उधर ट्रांसपोज होगा, बदले में D इधर आ गया, तो D इंटू Na। तो ये बना अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बना, A क्यूब = Z M अपॉन D इंटू Na। ठीक है, D इंटू Na, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद करना है वैल्यूज को सब्सटीट्यूट। तो वैल्यू चलो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो वैल्यू फॉर्मूला लिख लूँ मैं पहले, A क्यूब = Z इंटू M अपॉन D इंटू Na, ये फॉर्मूला था। चलो, वैल्यू हो जाएगी A क्यूब की निकालनी है, तो A क्यूब = Z की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि बॉडी सेंटर था इससे Z की वैल्यू थी 2। मास कितना दिया हुआ था, मास दिया हुआ था 93 यूनिट, 93 अपॉन डेंसिटी कितनी दी हुई थी 8.55, और Na की वैल्यू तो सबको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। सबसे पहले पावर को ऊपर भेज देता हूँ, क्योंकि पावर यहाँ पर कोई पावर तो है नहीं कटपिट करने के लिए, तो पावर सॉल्व होगा नहीं। A क्यूब = 2 इंटू 93 अपॉन 8.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऊपर गया तो 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, 3 से पहले तो ये डिविजिबल है, ये 2 1 जा 2 3.011। वैसे देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं जब कैलकुलेशन करता हूँ ना तो मैं लिखता जरूर हूँ वैल्यूज को, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो वैसे आप भी क्या करो, जैसे 3.011 काफ़ी छोटा है तो इसको 3 लेकर कर सकते हैं, तो ये 1 जा और ये 31 जा, सीधा सीधा। समझ में आया नहीं आया आपको,
ऐसे ही फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे 31 डिवाइडेड बाई 8.55, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो 31 डिवाइडेड बाय 8.55, तो 31 डिवाइडेड बाय 8.55 अगर आप करते हो तो आपको वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 पॉइंट, यानी ए क्यूब की वैल्यू मिल गई 3.6257 इंटू 10⁻23। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ए क्यूब दिया, लेकिन मेरे को तो ए चाहिए। तो अब ए क्यूब से ए निकालने के लिए क्या करूँगा, ए क्यूब से ए निकालने के लिए सबसे पहले मैं ए क्यूब में क्यूबिक रूट चढ़ाऊंगा, यानी 1/3 करूँगा। वैसे सिमिलरली उधर भी करूँगा, तो 3.6257 इंटू 10⁻23 का होल क्यूबिक रूट इधर भी चढ़ेगा तो 1/3। अब देखो इधर तो क्यूबिक रूट ऐसा है कि 1/3 और ये 3 कैंसिल आउट होके ए बच जाएगा, लेकिन इधर का क्यूबिक रूट करोगे तो ये पावर क्या 3 से डिवाइड होती है, नहीं होती, क्योंकि 23 3 से डिवाइड नहीं होता ना। तो एक ऐसा नंबर सोचो 23 के आगे पीछे जस्ट कि जो 3 से डिवाइड हो सके। तो क्या 22 3 से डिवाइड होता है जो कि पहले है, नहीं। 24 3 से डिवाइड होता है, हाँ, जो कि बाद में है। तो एक नंबर और बाद लेके जाना है, और बाद लेके जाना है तो ये वैल्यू और बढ़ेगी, यानी नंबर एक बार इधर खिसक जाएगा। ये हो जाएगी 36.25 इंटू 10⁻24 होल का पावर 1/3। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो अब देखो 36.25 का क्यूबिक निकालना है, यानी 36.25 का होल क्यूबिक एक बार निकलेगा इंटू 10⁻24 का होल क्यूबिक एक बार निकलेगा। तो ये तो 3 1 जा और 3 8 जा हो गया। तो a इज इक्वल्स टू 36.25 का होल क्यूबिक मैं अगले स्टेप में निकाल दूंगा इंटू, इसको सॉल्व किया तो कितना है 10⁻8 आया। अब इसको सॉल्व करना है 36.25 का होल पावर 1/3। तो अगर मैं 36.25 का होल पावर 1/3 करता हूँ तो मेरे को वैल्यू क्या निकलेगी, मेरे को यहाँ से वैल्यू निकलेगी 36.25 का होल क्यूब। 36.25 का होल क्यूब में अगर इसको करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि देखो मैं थोड़ा दिमाग अंदाजा लगा के चला रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको देखो ये सब क्या टाइम कंज्यूमिंग है कि इसका क्यूबिक रूट निकालना, तो मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लेके चलूंगा, ठीक है, लगभग वाला। देखो ये जो 36 नंबर है वो 3 का क्यूब यानी 27 और 4 का क्यूब यानी कि 64 के बीच में आता है, ठीक है। प्लस जो 36 है वो 27 के काफ़ी करीब है और 64 से काफ़ी दूर है, यानी वो नंबर जो बनेगा उसका 3 पॉइंट तो आएगा, लेकिन 3.5 यानी मिडिल 3.5 से कम आएगा। तो कितना कम आएगा, तो थोड़ा ज़्यादा ही करीब है, इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली 3.3 ले रहा हूँ। ये मैं लमसम अपने हिसाब से अंदाजा ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3.3 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, ये निकला मेरा ए का वैल्यू, ठीक है। ए का वैल्यू मैंने लमसम लिया 3.3 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये। नेक्स्ट, अब अपने को निकालना क्या था, अपने को इसमें निकालना था आर निकालना था ना इसमें। देखो अपने को क्या निकालना था, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना था तो अपने को निकालना था आर, लेकिन हम लोगों ने आर और ए का रिलेशन अभी तक पढ़ा नहीं है, तो पढ़ा नहीं है तो अपन बना नहीं सकते इस क्वेश्चन को। लेकिन पढ़ा नहीं है तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो कैसे आया मैं उसको आपको अगले सेशन में बता दूंगा, लेकिन वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बॉडी सेंटर्ड के लिए बीसीसी, पर्टिकुलरली बीसीसी के लिए 4r की वैल्यू होती है √3a के बराबर, यानी ये रिलेशन है बीसीसी में 4r इक्वल्स टू 4 इंटू आर इक्वल्स टू √3 टाइम्स a, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो r इज इक्वल्स टू √3a अपॉन 4। अब ये कैसे आया, अगर आपको ये जानना है ना तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट तो कर ही सकता हूँ एटलीस्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ, वो एक्चुअल में आएगा वैसा, ठीक है। तो ये देखो ये क्यों हुआ, बॉडी सेंटर क्या होता है, ये जो लाइन है मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है, ए, ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, ये डी ले लेता हूँ। तो ये जो एडी है, एडी यानी समझ में आ रहा है आपको, एडी यानी क्या है, चलो मैं आपको ना इसको अच्छे वाले डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो जहां पर आपको दिख जाए ना मैं वो वाला डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये बॉडी सेंटर, तो ये वाला लाइन लेट अस सपोज इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो और इसको डी ले लो, तो ये एडी हुआ। देखो ए और डी कैसे आ रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये लाइन हुआ। तो इस लाइन में कितने एटम है, तो देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ ए और यहाँ पर बना दिया मैंने डी, ये ए और डी है। इस लाइन पे कितने एटम है, एक तो ए का एटम है, एक बीच में एटम है जो बॉडी सेंटर्ड है,
दिख रहा है ना आपको ये वाला आइटम, और एक डी का आइटम है। आपको ये देख के कुछ याद आ रहा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका पैटर्न पढ़ चुका ऑलरेडी, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो लेट अस सपोज ये जो एटम है इसका रेडियस आर ले लेता हूँ मैं, तो ये जो एटम है इसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर होगा। लेकिन पिछले बार तो मैं स्मॉल आर पढ़ा था बेटा, वो वाइड था ना, यहाँ पर वाइड है क्या, नहीं, यहाँ पर साफ साफ बोला है ना आपको बॉडी सेंटर, यानी बॉडी के सेंटर में भी एक अलग से एटम है, वाइड नहीं है, अलग से एटम ही है, वो वाइड नहीं है, वो एटम ही है वो। ठीक है, समझ में आया आपको? तो उसका भी रेडियस सेम होगा, आर ही होगा। तो इधर भी एक रेडियस आर हुआ, इधर भी एक रेडियस आर हुआ, यानी इसका टोटल लेंथ कितना आ गया, इसका टोटल लेंथ आ गया 4r। इसका टोटल लेंथ क्या आ गया, 4r। मतलब अपन सॉरी थियोरेटिकली अगर इसको देखिए तो इसका वैल्यू कितना है एडी का, 4r आया। क्लियर हुआ आपको? थियोरेटिकली एडी का वैल्यू कितना आया, 4r आया। चलो, और आपको याद होगा हम लोगों ने फेज सेंटर जब पढ़ा था तो मैंने सॉरी ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड याद, यहाँ से आपको याद रखना है कि एडी का वैल्यू कितना है, 4r, यानी ये जो डायगोनल है जिसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं अपन, तो इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी निकली, 4r निकली। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं उसको आपको वहां पर लेके जाता हूँ जहां पर आप लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो को कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो जहां पर हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो को कैलकुलेट किया था, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था, जैसे देखो यहाँ पर ए एफ कोई चीज है, जैसे लिखा था बॉडी डायगोनल, तो मैंने इसका कैलकुलेशन करके क्या निकाला, इसे कैलकुलेशन करके निकाला मैंने कि इसकी वैल्यू क्या है, 4r के बराबर है, तो ये 4r वैल्यू हुई। लेकिन इसको कैलकुलेशन करें तो याद होगा आपको, मैंने ए एफ को कैलकुलेट करने के लिए ए सी की वैल्यू निकाली थी, याद होगा आपको लास्ट क्लास में। मैं अब यहाँ पर वैल्यू निकाल नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली पुटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ ए सी की वैल्यू होती है √2a, सी एफ की वैल्यू है a, तो ये हो गया √2a और ये हो गया a। फिर अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी तुमको √3a। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3a। तो कुल मिलाकर थियोरेटिकली इसकी जो बॉडी डायगोनल है इसकी वैल्यू 4r है और इसकी वैल्यू क्या है, √3a है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना, ये तो वॉइड है, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस डायग्राम को दिखा रहा हूँ। मैं इस डायग्राम से इसकी वैल्यू नहीं निकाला, मैंने इसकी वैल्यू कहाँ से निकाली थी, याद है ना, पहले आपको दिखाया था, वहां से निकाली है। तो कुल मिला के यहाँ पर रिलेशन मिल गया कि 4r इक्वल्स टू क्या होता है, √3a होता है। ये किसके लिए निकाली मैंने, ये निकाली हम लोगों ने पर्टिकुलरली बॉडी डायगोनल के लिए। ठीक है, तो अपन उस टॉपिक पे वापस आ जाए जो टॉपिक अपन डील कर रहे थे। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको 4r इक्वल्स टू √3a कहाँ से आया ये पता चल गया। तो ये जो एडी की वैल्यू है जो कि एक बॉडी डायगोनल है, तो इस बॉडी डायगोनल का थ्योरेटिकल वैल्यू 4r निकला, जबकि कैलकुलेशन करके हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाली तो उसकी वैल्यू निकली √3a। तो क्योंकि दोनों के दोनों बॉडी डायगोनल है तो दोनों की वैल्यू बराबर हुई, इसलिए 4r इक्वल्स टू √3a। यहाँ पर r कैपिटल स्मॉल जो लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वाइड कंसिडर नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि आपने रेडियस ऑफ आइटम को स्मॉल आर कंसिडर किया कि कैपिटल आर कंसिडर किया। अगर आपकी कोई यूनिट सेल है उसमें आपको अगर वॉइड के बारे में कोई जिक्र किया है तो डेफिनेटली आप ट्राई करिएगा कि वॉइड को आप स्मॉल आर लें और स्फीयर को आप कैपिटल आर लें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वॉइड के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ एटम को स्मॉल आर लिया कि कैपिटल आर लिया। अगर आपको डाउट दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पर कैपिटल आर लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, गलत नहीं होगा, आंसर सही होगा। तो चलो यहाँ पर कैपिटल आर ले लेता हूँ मैं। तो कैपिटल आर इक्वल्स टू √3 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी, मैंने निकाली थी अभी 3.3, यहाँ पर इंटू 3.3 इंटू 10 टू द पावर कितना था, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -8 होल डिवाइडेड बाय 4। √3 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो आर इक्वल्स टू √3 की वैल्यू हुई 1.73 इंटू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सॉल्व कर लें यहाँ पर। तो कैसे करना है देखो, आपकी इच्छा है, आपको पहले डिवाइड करना है, पहले डिवाइड कर सकते हो, ये 3.3 है, पहले डिवाइड करना है तो पहले डिवाइड कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है फिर कर सकते हो। मैं पहले डिवाइड करूँगा क्योंकि डिवाइड करने से नंबर छोटे हो जाते हैं और जितने छोटे नंबर रहेंगे उतना ईजी होता है कैलकुलेशन। ठीक है, वैसे तो आप इसको डायरेक्टली पहले कैलकुलेट भी कर सकते हो क्योंकि नंबर काफ़ी ईजी है। तो चलो कर ही लेते हैं, चलो क्या पहले कैलकुलेशन करोगे, मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 1.73 इंटू 3.3, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 7889193, तो ये 90725। तो इसकी वैल्यू ऊपर का कैलकुलेट करूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी 5.709 यानी 5.7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -8 है। इसको सॉल्व कर लो तो ये 1.4125 यानी 1.425। तो यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू निकली मेरे को 1.425 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ जो निकालने बोला अपने को, क्या रेडियस निकालने बोला,
रेडियस निकालने बोला अपने को, रेडियस ऑफ नियोबियम, क्वेश्चन दिया है ना, रेडियस ऑफ नियोबियम, देखो एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम निकालने बोला, तो कितना है उसका आंसर, उसका आंसर आया 1.4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में, वैसे रेडियस अपन जब भी कैलकुलेट करते थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने की अपने को पहले कैलकुलेशन देती थी वो सब पिकोमीटर में देती थी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सको। तो इसका पिकोमीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 140 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 पिकोमीटर हो गया, यानी 140 अप्रॉक्सीमेटली ना 140 पिकोमीटर। ठीक है, मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट लिया था, इसलिए मेरी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ रही है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू लानी है तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन रखना पड़ेगा, और मेरे पास यहाँ पर अभी कुछ कैलकुलेटर है नहीं, ना ही मेरे पास इसका आंसर है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एवरेज वैल्यू बता दे रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से ये आंसर सही है, 140 पिकोमीटर। ठीक है, हो सकता है कि आपके बुक में या आपके आंसर में इसका कुछ 142, 143 या 141 समथिंग कुछ आ जाए, या 139 अप्रॉक्सीमेटली कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने एवरेज लिया तो 140 पिकोमीटर मेरे हिसाब से आंसर सही है, और अगर इन सब में से भी कोई वैल्यू आती है और आपने अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू लिखी है तो आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं किया जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कैलकुलेशंस इतने बड़े बड़े होते हैं उसके नंबर, कि अगर आप आंसर निकालो और आपका आंसर आपको लग रहा है कि आपका आंसर ये सही नहीं है, तो आप उसमें अप्रॉक्स लिख दीजिए। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू लगभग लमसम बराबर हुई और आपने अप्रॉक्स लिखा हुआ है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने मान के चलो 140 लिखा है, और लेट अस सपोज सिर्फ अजम्पशन के लिए इसका आंसर आ गया 144, तो अब मैंने लिखा है 140 पिकोमीटर, आंसर आ रहा है 144 पिकोमीटर, और मैंने इस आंसर को लिखने के बाद यहाँ पर लिख दिया अप्रॉक्स, तो मेरे को पूरे नंबर मिलेंगे। इसके आधे नंबर जो आंसर के रहते हैं वो कटेंगे नहीं, पूरे के पूरे नंबर 20 में दिए जाएंगे। ठीक है, और वैसे तो केमिस्ट्री के कैलकुलेशन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा उटपटांग टफ टाइप के होते हैं। टफ बोलने का मतलब ये है कि इसमें कैलकुलेशन के नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए आपको एक्जैक्टली सॉल्व करते बैठे रहोगे तो बेटा एक क्वेश्चन जो आता है वो 2 से 3 नंबर का आता है न्यूमेरिकल, और उसी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो सही चीज़ नहीं है। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप स्टेप्स पे ध्यान दें। ठीक है, स्टेप मार्किंग पे ध्यान दें, स्टेप मार्किंग के हिसाब से आप स्टेप्स लिखो, और स्टेप्स लिखने के बाद आपकी जो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, उस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करके उसकी वैल्यू लिख दो। ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है अगर उस कैलकुलेशन को, तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन को सारे को सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो इस कैलकुलेशन पे आओ, नहीं बचता तो कोई बात नहीं है, आप कैलकुलेशन आपने कैलकुलेशन ही बस तो नहीं किया ना, तो उसका सिर्फ हाफ नंबर रहता है आंसर के। ठीक है, यानी अगर मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ यहीं तक छोड़ दिया, तो अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो मुझे 2.5 नंबर मिलेगा स्टेप मार्किंग अकॉर्डिंगली। सिर्फ आधा नंबर कंटेन करता है 0.5 यानी 1/2 नंबर सिर्फ कंटेन रहता है इस पे आपके आंसर पे। ठीक है, तो आपको एकदम ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि आपका आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा करके घबराओ मत। आधा नंबर कटेगा, कट जाने दो, कोई बात नहीं अगर टाइम नहीं है तो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन के ऊपर पीछे भिड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन टॉपिक डील करने वाले हैं, वो है पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, पैकिंग का मतलब होता है कितना टाइटली पैक हुआ है। देखो एक क्यूब 3 टाइप का हो सकता है, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है। अगर वो सिंपल क्यूबिक है तो उसके पास 1 एटम, बॉडी सेंटर्ड है तो 2 एटम, फेस सेंटर्ड है तो 4 एटम। लेकिन एक बात बताओ, हर बार मैंने कंसिडर किया है तो एज लेंथ तो ए लिया है, यानी तीनों ही क्यूब का साइज सेम है, साइज तीनों ही क्यूब का, चाहे वो फेस सेंटर्ड बने, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड बने, चाहे वो सिंपल क्यूबिक बने, तीनों ही केसेस में तीनों ही क्यूब का साइज सेम है, साइज सेम है, लेकिन फिर भी एटम अलग अलग है। यानी इसमें 1 एटम रख सकते हैं, इसमें 2 एटम रख सकते हैं, इसमें 4 एटम रख सकते हैं। यानी एक ही क्यूब में आप 1 एटम भी रख सकते हो तो भी वो फुल है, उसमें 2 एटम रख सकते हो तो भी वो फुल है, उसमें 4 एटम रख सकते हो तो भी वो फुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और भी एटम्स रखे जा सकते हैं। यानी ये जो एटम यहाँ पर रखाए हैं वो एकदम ज्यादा टाइटली पैक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस जरूर खाली पड़ा है, जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है उसमें। तो अपने को ये कैलकुलेट करना है कि एक क्यूब, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड हो, उसमें कितना टाइटली एटम को रखा गया है। समझ में आ रहा है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स भरे गए हैं कि वो टाइटली पैक हो गया है, वो चीज अपन कैलकुलेट कर सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी से। ठीक है, इस टॉपिक को अपन कल डील करेंगे, आज नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।
आप लोग हम लोग डील करेंगे इसके आगे का टॉपिक जो कि पैकिंग एफिशिएंसी काफी इंपॉर्टेंट है अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।